हम लोग आज पढ़ेंगे किसान आंदोलन और किसान विद्रोह। ठीक है, तो आंदोलन क्या है पहले ये जानते हैं। आंदोलन क्या है और विद्रोह क्या है ये जानते हैं, दोनों शब्द। आंदोलन का मतलब होता है, सिंपल सी बात है कि आंदोलन का मतलब होता है कि अपनी बात को हम शांतिपूर्ण ढंग से जो भी सत्ताधीन है उस समय, जो भी शासक है उसके पास अपनी बात को पहुंचाने का तरीका, ठीक है, शांतिपूर्ण ढंग से। अब या तो स्लोगन के थ्रू या नारों के थ्रू या फिर पैम्पलेट के थ्रू कुछ भी ऐसा करके, या काली पट्टी बांध के, या जो भी अपना मैसेज देना चाह रहा है, हमको जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम, अपनी समस्या को हम बता रहे हैं सामने वाले से, जो सत्ताधीन है, जो भी सत्ता में बैठा हुआ है, तो उसको कहते हैं आंदोलन। लेकिन जब वही आंदोलन उग्र रूप ले ले, यानी कि तोड़ फोड़ होने लगे, हिंसा होने लगे, जैसे बसों को जला दिया, ट्रेनों को फूंक दिया, ऐसा कुछ होता है ना आंदोलन में, तो उसको विद्रोह कहा जाता है। ठीक है, उसका नाम चेंज हो जाता है। जैसे हवा है, वो रुकी हुई है तो हवा है, और वो गतिशील हो गई तो उसका नाम पवन हो जाता है। ठीक है, तो ये डिफिनीशन एक तरीके से मोटा समझते हैं रेफरेंस के तौर पे। ठीक है, बाकी हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से आंदोलन हुए। आंदोलन, वर्ष, नेता और प्रमुख बिंदु। आंदोलन में हम लोग पहला पढ़ रहे हैं क्या, एका आंदोलन उत्तर प्रदेश में हुआ, दूसरा चंपारण बिहार में, तीसरे में बंगाल में होगा नील, पाबना और तेभागा, चौथा होगा तेलंगाना, पांचवा होगा मोपला और केरल में ही हुआ, और पोपन्ना हुआ, पोपन्ना वायलार, और छठवें में आएगा अपना महाराष्ट्र, दक्कन का पठार वर्ली मुंबई वाला जो हुआ, और सातवें में होगा खेड़ा और बारदोली जो वहां पे सरदार वल्लभ भाई पटेल गुजरात में, और आठवां हम लोग पढ़ेंगे बिजौलिया राजस्थान। ठीक है, तो इस तरीके से ये आज का किसान आंदोलन और किसान विद्रोह होगा। ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे। एका आंदोलन उत्तर प्रदेश में 1921 से लेकर 1922 में ये चला। मदारी पासी और सहरेब इसके नेता थे, यानी कि संचालन करता थे। प्रमुख बिंदु क्या था? प्रमुख बिंदु था अत्यधिक लगान बढ़ाने के लिए और खेत जब्त करने का। ठीक है, तो सीधी सी बात है, जितना भी विद्रोह हुआ ना, उसका लगभग 80 से 90% प्रॉब्लम क्या था कि किसानों से इतना ज्यादा टैक्स लिया जाता था, इतना ज्यादा कर लगा के लिया जाता था। फसल हो या ना हो उससे मतलब नहीं है ब्रिटिश सत्ता के लोगों को, उनको केवल टैक्स चाहिए। ठीक है, ये कहानी चल रही थी। तो ये एक आंदोलन हो गया। उत्तर प्रदेश 1921 और 1922 में मदारी पासी और सहरेब इसके नेता थे, और अत्यधिक लगान बढ़ाने और खेत जब्त करने। अगर कोई व्यक्ति असमर्थ हो रहा है कि वो कर नहीं दे पा रहा है, तो उसके खेत को जब्त कर लिया जाता था। ठीक है, उसके बाद में चंपारण बिहार 1917 में। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि गांधी जी का ये प्रथम आंदोलन है। गांधी जी का ये प्रथम आंदोलन है, यहीं से शुरुआत किया था चंपारण बिहार से। और तीन कठिया प्रणाली जो थी ना, तीन कठिया प्रणाली के विरोध में, तीन कठिया प्रणाली का विरोध क्या किया कि तीन कठिया प्रणाली का मतलब था कि अगर आपके पास 20 कट्ठे की जमीन है तो 20 कट्ठे में 3 कट्ठा जमीन जो है, वो 3 कट्ठा आपको नील की खेती करनी है। ठीक है, ये तीन कठिया प्रणाली थी। ठीक है, उसके बाद में आता है नील विद्रोह। ठीक है, 1859 से लेकर 1860 में ये हुआ। दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास इसके प्रमुख नेता थे, और नील की जबरदस्ती खेती करवा रहे थे। कौन? अंग्रेज। ये कहते थे कि आपको नील की खेती करनी पड़ेगी। इंडिया में मतलब इसको इंडिगो भी कहते हैं, नील को इंडिगो कहते हैं इंग्लिश में। तो इंडिगो की खेती से अब नील की खेती ये क्यों करवा रहे थे? नील की खेती करवाने से इनका लाभ ये था कि ये नील से क्या होता था, अलग अलग कपड़े बनते थे, उससे डाई बनती है ना, कलर वाली डाई बनती है, तो उससे कपड़े जो है वो बनते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े अलग अलग कलर के बनते थे। तो ये जबरदस्ती नील की खेती करवाते थे। और अपने अपने वहाँ के जो मतलब किसान थे, वो नील की खेती करना क्यों नहीं चाहते थे? क्योंकि नील की खेती में पहली बात तो बहुत मेहनत थी, और नील की खेती में लागत ज़्यादा था, नील की खेती में पानी की व्यवस्था ज़्यादा करनी पड़ती थी, ऊपर से नील का अच्छा
ये लोग रेट भी नहीं देते थे, जबरदस्ती केवल करवाते थे कि आप नील की खेती करो। ठीक है, तो ये हो गया नील आंदोलन। ठीक है, और नील आंदोलन बहुत बड़े व्यापक स्तर पे हुआ बंगाल में। तो हकीकत में नील की खेती जब जबरदस्ती ये लोग करवाने लगे तो उसका पुरजोर विरोध हुआ भारत में कि हम लोग नील की खेती नहीं करेंगे। उसके बाद में एक और सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि जिस खेत पे, जिस भी मिट्टी पे नील की खेती होती थी, वो खेत एक बंजर जमीन में बदल जाता था एक टाइम के बाद में। ठीक है, तो किसान के पास मूलभूत साधन क्या था, पैसे का, आय का साधन क्या था, उसके पास खेती ही था। तो जब खेती ही उसकी गड़बड़ हो जाएगी तो वो क्या करेगा, और कोई फसल को कर नहीं पाएगा। इसलिए नील की खेती कोई भी किसान करना नहीं चाहता था। उसके बाद में देखिए द हिंदू पैट्रियाट जो है, ये हरिश्चंद्र मुखर्जी ने लिखा, इसके संपादक हरिश्चंद्र मुखर्जी थे, और इन्होंने द हिंदू पैट्रियाट एक बुक लिखा, और उसके आधार पे इन्होंने नील आंदोलन को उजागर किया। और एक नाटक है नील दर्पण, जो दीनबंधु मित्र ने लिखा। ये एक नाटक था, दीनबंधु मित्र जिन्होंने लिखा इसको, नील दर्पण नाम से एक नाटक लिखा। तो नाटक से क्या हुआ कि नाटक, जैसे अपने पास प्रेस की आज़ादी थी नहीं, जो भी थी बहुत सारी चीज़ें एक दबी कुचली हुई अवस्था में थी। सरकार के पास मतलब पेपर भी छपेगा तो सरकार को बता के देना है पहले, कंटेंट जो भी उसमें छपना है वो दिखाना है सरकार को कि इसमें छपेगा क्या। ठीक है, इस तरीके से कि मतलब ये हालत थी, प्रेस की भी आज़ादी नहीं थी। तो नाटक इसलिए लिखा गया कि नाटक में क्या है ना कि एक नुक्कड़ पे नाटक हो रहा है जागरूकता फैलाने के लिए, और 10 लोग उसको देख रहे हैं। तो देखते देखते मैसेज क्या देना है, संदेश क्या देना है समाज को, उस नाटक के थ्रू लोग व्यक्त कर देते थे, कलाकार उसको व्यक्त करते थे कि ये प्रॉब्लम है और नील की खेती करने से हमको ये हानियां हो रही हैं, ये नुकसान हो रहा है, हमारी कमर टूट रही है, किसानों की हालत खस्ता हो रही है, एकदम बिल्कुल बेहाल फटे हाल हो रहे हैं किसान। तो ये नील दर्पण में दीनबंधु मित्र के द्वारा लिखा हुआ नील दर्पण जो था, वो नाटक में उन्होंने अपनी बात को दिखाया था कि नील दर्पण में प्रकाश डाला था उन्होंने। ठीक है, और तेभागा जो है, ये तेभागा आंदोलन जो है 1946 से लेके, ने पावना लिख लो, पावना जो है ये 1873 से 1876 में हुआ। ठीक है, और इसके कोई प्रमुख नेता नहीं रहे, ये मतलब सामूहिक आंदोलन रहा। और उसके बाद तेभागा आंदोलन चला। तेभागा 1946 से लेके 1951 तक चला। इसके जो संचालन करता थे वो भवन सिंह थे, और भवन सिंह साहब ने इसका संचालन किया। और तेभागा का मतलब हो गया 3 भाग, तेभागा का मतलब 3 भाग। तो उसमें हुआ क्या कि ब्रिटिश सत्ता और जमींदार और साहूकार मिलकर के एक गेम खेल रहे थे। उस गेम में क्या था, वो एक नियम लाए, उन्होंने तेभागा नियम लगाया। उन्होंने कहा कि 1/3 भाग जो है वो किसान रखेगा और 2/3 भाग जमींदार रखेगा, उन्होंने ये चीज कहा। लेकिन बाद में किसानों ने विद्रोह किया, और विद्रोह करके किसान क्या कहना चाह रहे थे, किसानों ने इसके लिए विद्रोह किया कि हम 1/3 भाग किसान को देंगे और 2/3 भाग खुद रखेंगे। ठीक है, 1/3 भाग हम जमींदार को देंगे या टैक्स देंगे, ठीक है, और 2/3 भाग हम रखेंगे। ठीक है, वो कहानी इन्होंने उल्टा किया कि हमको 1/3 भाग मतलब हम देंगे, ना कि हम लेंगे। हमको 1/3 भाग नहीं मिलना है, हम 1/3 भाग उनको देंगे और 2/3 भाग अपने रखेंगे। ये हुआ था तेभागा में। ठीक है, उसके बाद में तेलंगाना आंदोलन हुआ 1946 से लेकर 1951 तक। डोडी कुमार रैया और सुंदरैया ने इसका नेतृत्व किया। और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में जो दाम थे ना वो बहुत ज्यादा बढ़ गए। किसके? कपास के। कपास की जो खेती होती थी उसमें क्या है, कपास का रेट बहुत बढ़ गया, क्योंकि बहुत ज्यादा निर्यात हो रहा था उस समय कपास, तो कपास का रेट बढ़ गया। ठीक है, और जब दाम बढ़ गया तो उससे सस्ते रेट पे कपास को ये लोग ले रहे थे। और ये 1860 से लेकर 1864 तक चला। ठीक है, अमेरिका का जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो उस समय ये चल रहा था। ठीक है, उसके बाद में हम लोग पढ़ते हैं मोपला विद्रोह। ये कहाँ चला? केरल में। पोपन्ना वायलार 1921 में चला मोपला विद्रोह। अली मुसलियार ने इसका संचालन किया, बाद में गांधी जी ने इसको समर्थन दे दिया, इनका समर्थन दिया। और पोपन्ना वायलार और मोपला विद्रोह केरल का जो था,
पोपला चला 1921 में, और पोपन्ना वायलार 1946 में चल रहा है। ठीक है, बाद में गांधी जी का समर्थन मिला, किसान एवं मजदूर वर्ग के बीच में संघर्ष चला। ठीक है, दक्कन का पठार या वर्ली महाराष्ट्र की बात अगर करें तो दक्कन का पठार आंदोलन जो है वो 1875 में चला। ठीक है, और ये भी सामूहिक तौर पे था। महाराष्ट्र, पुणे, अहमदनगर में साहूकारों के घरों को लूट लिया गया और उनके जो दस्तावेज थे उनको जला दिया गया। मतलब कोई भी किसान अपनी खेती को जब वो टैक्स नहीं दे पाता था तो जबरन उसकी खेती को लिखवा लेते थे। ठीक है, तो उससे पूरा पूरा गांव जो है साहूकारों का और जमींदारों का मिलके हो जाता था। ठीक है, जमींदार का हो जाता था, पूरा पूरा गांव वो जमीनें लिखवा लेते थे जो टैक्स नहीं दे पाता था। तो उसमें हुआ क्या कि साहूकारों को, जब साहूकार आए तो सब लोग इंतजार कर रहे थे कि साहूकार आए। तो जब वो साहूकार वहां पे पहुंचा तो गांव गांव के लोग, सारे के सारे लोग इकट्ठा हो गए और साहूकार से वो पेपर छीन लिया और वो सारे पेपर को जला दिया। उसके बाद में उन्होंने सारे पेपर जला दिए। तो जब पेपर जला दिए तो फिर आगे लड़ने का कोई मतलब नहीं था, सारा प्रॉब्लम उस पेपर से था, तो उन्होंने वो पेपर जला दिया। ठीक है, तो इस तरीके से ये दक्कन का पठार था। और वर्ली आंदोलन जो है वो 1945 में चला। ठीक है, उसके बाद में खेड़ा बारदोली जो है वो गुजरात में, खेड़ा कब चला? खेड़ा आंदोलन 1918 और बारदोली 1928। खेड़ा चला 1918 और 10 साल बाद बारदोली चलता है 1928 में। इसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था और गांधी जी ने इसको समर्थन दिया था। ठीक है, फसल नष्ट होने के बावजूद भी किसानों से टैक्स वृद्धि करके लिया गया, कर जो है ना वो बढ़ा करके लिया गया और उसी का विरोध किया खेड़ा और बारदोली में। ठीक है, और बारदोली वाला जो सत्याग्रह, बारदोली का जो आंदोलन हुआ, उसी आंदोलन के बाद में वहां की बारदोली की जो महिलाएं थी ना, उन महिलाओं ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी। ठीक है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि मिलती है कहाँ से? बारदोली के आंदोलन से, और बारदोली की महिलाओं ने उनको ये उपाधि दी। फिर बिजौलिया आंदोलन कहाँ हुआ? राजस्थान में 1913 में। और क्यों हुआ? लगान वृद्धि के विरोध में। ठीक है, तो इस तरीके से ये आज का आंदोलन था। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा आंदोलन जो भी आंदोलन हो रहा है ना, उस सभी आंदोलन में सबका मेन रीजन क्या है कि इतना ज्यादा टैक्स लिया जा रहा है, कि इतना ज़्यादा कर वसूली किया जा रहा है कि किसान की हालत खस्ता हो जा रही है। वो एकदम बिल्कुल फटे हाल हो रहा है, उसकी कमर तोड़ दी जा रही है किसान की, इतना ज़्यादा उसे कर की वसूली की जा रही है। ठीक है, तो इस तरीके से ये आज का आंदोलन था, किसान आंदोलन और किसान विद्रोह। एक आंदोलन उत्तर प्रदेश 1921 और 1922 में मदारी पासी और साहेब ने इसका नेतृत्व किया, लगान अधिक होने के लिए और खेत को जब्त करने के लिए। ठीक है, चंपारण कहाँ हुआ? बिहार में 1917 में। गांधी जी का ये प्रथम आंदोलन था, तिनकठिया प्रणाली के विरोध में ये हुआ था। ठीक है, नील आंदोलन, पावना आंदोलन और तेभागा, ये तीनों बंगाल में हुआ। नील 1859 से लेकर 1860 में चला। दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास इसके संचालन करता थे। नील की जबरदस्ती खेती करने के लिए ये हुआ था कि जबरदस्ती खेती करवा रहे थे, जमींदार जो है जबरदस्ती खेती करवा रहा था। ठीक है, द हिंदू पैट्रियाट जो है ये संपादन इसका किसने किया? हरिश्चंद्र मुखर्जी ने किया। और नील दर्पण नाटक जो था उसका जो है दीनबंधु मित्र ने किया। इसमें उन्होंने उजागर किया, इन तीनों पुस्तकों में उजागर किया। पढ़ने वाले लोग बुक पढ़ लिए, जो अनपढ़ लोग थे, शिक्षित वर्ग नहीं था, वो नाटक देख के समझ गया कि कहानी क्या चल रही है। ठीक है, संदेश दिया उस दीन दर्पण से। फिर तेलंगाना चला आंदोलन 1946 से 1951 तक। डोडी कुमारैया और सुंदरैया ने द्वितीय विश्व युद्ध क्यों हुआ? इसका द्वितीय विश्व युद्ध का जो कपास का रेट बढ़ गया, उसके बाद में 1860 से 1864 में कपास का रेट तो बढ़ा, लेकिन उसके बाद में जब 1864 की जंग खत्म हो गई, द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ, तो कपास का रेट बहुत ज्यादा डाउन हो गया। तो उसके विरोध में इन लोगों ने तेलंगाना आंदोलन किया। ठीक है, उसके बाद में मोपला और
पुन्नप्पा वायलार जो है वो केरल में हुआ। 1921 में अली मुस्लियार ने इसका संचालन किया, बाद में गांधी जी ने इसका समर्थन किया। ठीक है, हकीकत में ये मोपला विद्रोह जो हुआ ना, इसमें हुआ क्या कि मुस्लिम किसान द्वारा हिंदू जमींदारों का विरोध हुआ। यहाँ पे ये मुस्लिम बाहुल्य एरिया था। कौन सा? केरल वाला ये जो बाहुल्य एरिया था, ये मुस्लिम बाहुल्य एरिया था। ठीक है, और वहां पे जितने किसान थे वो मुस्लिम थे, ज्यादा से ज्यादा वर्कर क्या थे? मुस्लिम थे। और जो जमींदार था ना वो हिंदू था, मतलब जो काम करवाता था वो हिंदू था, और जो काम करने वाले थे वो मुस्लिम वर्ग थे, ज्यादा संख्या थी। तो उन्होंने इसका विरोध किया और किसान और एवं मजदूरों के बीच में संघर्ष हुआ। ठीक है, दक्कन का पठार 1875 में हो रहा है। महाराष्ट्र, पुणे, अहमदनगर और साहूकारों के घरों को इन्होंने जला दिया, सारे दस्तावेज जला दिए साहूकारों से छीन करके, और बहुत सारे साहूकारों के घरों को भी लूट लिया गया। जब वो जाने लगे तो उनको जाने के लिए बैलगाड़ियों से जो लगने वाले आदमी थे वो भी नहीं दिया गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये दक्कन का पठार था। खेड़ा बारदोली गुजरात का है। 1818 में खेड़ा आंदोलन हो रहा है। बारदोली 1928 में हो रहा है। सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके नेतृत्व करता थे। बाद में गांधी जी ने इनको सपोर्ट किया, और फसल नष्ट होने के बावजूद भी लगान में जो वृद्धि थी उसके विरोध में, और बारदोली की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी। ठीक है, ये वल्लभ भाई पटेल ने वहां से एक नाम कमाया, जिसके आगे, उनके नाम के आगे सरदार लगा, और बारदोली की महिलाओं ने उनको दिया। उसके बाद में बिजौलिया राजस्थान में 1913 में क्यों हुआ? लगान वृद्धि के लिए। ठीक है, जरूरत से ज्यादा लगान लिया जा रहा था। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्लास समझ में आया होगा, और अगर ये क्लास अच्छा लगा तो एक बार लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।